नमस्कार। आज हम एक ऐसे त्योहार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो दिवाली की शुरुआत का अहम प्रतीक है, धनतेरस। जी हाँ, धनतेरस दीपावली के ठीक 2 दिन पहले। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है ना, वो इसके पीछे की कहानियों, मतलब पौराणिक इतिहास, और फिर मध्यकाल में क्या था, हाँ, आधुनिक जमाने में क्या है, आज कैसे मनाते हैं, ये सब बताते हैं। और हम 2025 में जो धनतेरस आ रहा है, शनिवार 18 अक्टूबर को, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल, उसकी खास जानकारी भी शामिल है। हाँ, हमारा मकसद, मतलब मिशन, ये समझना है कि धनतेरस सिर्फ सोना चांदी या बर्तन खरीदने का दिन क्यों नहीं है। सही बात है। इसके पीछे इतिहास है, संस्कृति है। और सेहत का पहलू भी है, जो अक्सर लोग शायद नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो चलिए इसको खोलते हैं परत दर परत। और शुरुआत में ही एक दिलचस्प बात है ना, ऐतिहासिक कड़ी, हाँ, बताइए। कि वो 11वीं शताब्दी में अल-बिरूनी, हम्म। उसने भी लिखा था कि कार्तिक की तेरस को यहाँ भारत में लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं और धातु खरीदते हैं। ये सोचना ही कमाल है, 1000 साल पहले। अरे हाँ, हाँ, अल-बेरूनी का वो जिक्र, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि ये प्रथा कितनी पुरानी है और शायद उस जमाने में भी मतलब फैली हुई थी। सही। लेकिन अगर हम इससे भी अहम पीछे जाएं, तो धनतेरस की जड़ें तो पौराणिक कथाओं में है। सबसे मशहूर कहानी तो है समुद्र मंथन की। हाँ, समुद्र मंथन, देवताओं और असुरों वाली। जी हाँ, जब उन्होंने अमृत के लिए सागर को मथा था, तो उसी मंथन के दौरान कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की तेरस यानी त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अच्छा। और उनके हाथ में था अमृत का कलश। धन्वंतरी, जी, जिन्हें आयुर्वेद का देवता भी मानते हैं ना। बिल्कुल। उन्हें आयुर्वेद का जनक या देवता माना जाता है। तो यहीं से असल में स्वास्थ्य का और धनतेरस का कनेक्शन जुड़ता है। हाँ, तो इसीलिए इसको धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। जी हाँ, इसीलिए ये दिन सिर्फ धनतेरस नहीं बल्कि धन्वंतरी जयंती भी है। ये अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य की कामना का भी दिन है, क्योंकि देखिए, धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है ना। सही बात है। अच्छी सेहत ही तो सबसे बड़ा धन है। ये इस त्योहार का एक बहुत गहरा पहलू है। हाँ, ये बात तो है। और एक और कहानी है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। ये यमराज से जुड़ी है, मृत्यु के देवता से। ओह, यमराज से? वो कैसे? कहा जाता है कि एक राजा थे हिमा। उनके बेटे की कुंडली में लिखा था कि उसकी मृत्यु शादी के चौथे दिन कार्तिक त्रयोदशी की रात को सांप के काटने से होगी। अरे बाप रे, फिर? तो जब वो रात आई, उसकी जो नई नई शादी हुई थी, उसकी पत्नी ने हार नहीं मानी। उसने क्या किया, पूरे घर में खासकर पति के कमरे के दरवाजे पर इतने दिए जला दिए कि हर कोना रोशन हो गया। वाह। और साथ ही उसने अपने सोने चांदी के जितने भी गहने थे, सिक्के थे, वो सब दरवाजे पर ढेर कर दिए। अच्छा, एक तरह की दीवार बना दी। हाँ, समझिए, एक चमकती हुई दीवार। तो कहानी ये है कि जब यमराज सांप का रूप लेकर राजकुमार के प्राण लेने आए, हाँ। तो दरवाजे पर वो जो सोने चांदी का ढेर था और दियों की जो तेज रोशनी थी, हाँ। उससे उनकी आंखें चौंधिया गईं। अच्छा। वो उस चकाचौंध में रास्ता ही भटक गए। हाँ। और कहते हैं कि वो गहनों के ढेर पर ही कुंडली मारकर बैठ गए। सच में? हाँ, कहानी के अनुसार। और सुबह होने तक वो वहीं बैठे रहे और फिर बिना राजकुमार को काटे वापस चले गए। इस तरह उस नई दुल्हन ने अपने पति की जान बचा ली। कमाल है। तो इसी से वो यम दीपम की परंपरा शुरू हुई। बिल्कुल, यम दीपम यानी यमराज के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में दिया जलाने की परंपरा, और साथ ही धनतेरस पर सोना चांदी जैसी धातुएं खरीदने की प्रथा। ये माना गया कि इससे घर बुराई और मृत्यु के भय से सुरक्षित रहता है। वाह, ये कथाएं तो बहुत दिलचस्प हैं। पर क्या इतिहास में भी, मतलब मध्यकाल में, धनतेरस कैसे साफ निशान मिलते हैं? आपने अल-बिरूनी का तो बताया। देखिए, सीधे धनतेरस नाम शायद हर जगह ना मिले उस वक्त, पर इसके मनाए जाने के संकेत और इससे जुड़ी जो परंपराएं हैं, उनके प्रमाण तो बिखरे हुए मिलते हैं। हाँ। अल-बिरूनी का 11वीं सदी का ग्रंथ तहकीक-ए-हिंद तो है ही एक मजबूत कड़ी। वो साफ लिखता है, कार्तिक त्रयोदशी, लक्ष्मी पूजा और धातु खरीदना। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं, समाज का एक रिवाज था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम मध्यकालीन जैन ग्रंथों को देखें, जैसे 8वीं से 12वीं सदी के आगम ग्रंथ हैं, या फिर हेमचंद्राचार्य का 12वीं सदी का मशहूर ग्रंथ है त्रिसृष्टि शलाका पुरुष चरित,
हाँ, सुना इसका नाम। तो उनमें इस तिथि को धन्यतेरस या ध्यान्यतेरस कहा गया है। धन्यतेरस, ध्यान्यतेरस। हाँ, इसका संबंध जोड़ा जाता है भगवान महावीर के अंतिम ध्यान से। कहते हैं दीपावली पर निर्वाण पाने से ठीक पहले उन्होंने इसी तिथि के आसपास वो ध्यान शुरू किया था। तो जैन समुदाय में ये दिन ध्यान और आध्यात्मिक शुद्धि से जुड़ गया। अच्छा, मतलब एक ही दिन के अलग अलग समुदायों में थोड़े अलग मायने थे। हाँ, ऐसा अक्सर होता है ना, त्योहार समय के साथ विकसित होते हैं, अलग अलग संस्कृतियों में ढलते हैं। सही। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ भी 9वीं से 15वीं सदी के जो चोल और विजयनगर साम्राज्य थे, हाँ, महान साम्राज्य थे वो। उनके मंदिरों के शिलालेखों में, जैसे तंजावुर का मशहूर मंदिर है, वहाँ दीपोत्सव मतलब दियों के त्योहार और शायद धन्वंतरी जयंती मनाने के भी संकेत मिलते हैं। कुछ चोल शिलालेखों में तो सीधे धन्वंतरी पूजा का भी जिक्र है। ओह, तो स्वास्थ्य वाला पहलू वहां भी था। जी हाँ, वो स्वास्थ्य और समृद्धि का पहलू फिर से सामने आता है। तो सबूत है, बस अलग अलग रूपों में, अलग अलग जगहों पर। और जब हम थोड़े और करीब आते हैं इतिहास में, मान लीजिए 16वीं सदी और उसके बाद, तब तो सबूत और साफ हो जाते होंगे। बिल्कुल। मुगल काल में देखिए, अबुल फजल ने 16वीं सदी में आईने अकबरी लिखी थी ना। हाँ, अकबर के दरबार में। उसमें दीपावली के त्योहारों के हिस्से के तौर पर कार्तिक त्रयोदशी का जिक्र है और साफ लिखा है कि लोग धन समृद्धि के लिए पूजा करते थे, दिए जलाते थे और खासकर व्यापारी लोग वो इस दिन सोना चांदी खरीदते थे। अच्छा। इससे पता चलता है कि मुगल शासन के दौरान भी ये परंपरा खूब चलती थी। और विदेशी यात्री जो आए भारत, उन्होंने भी इसे नोटिस किया? हाँ, किया। 17वीं सदी में एक फ्रांसीसी यात्री थे, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। हाँ, टैवर्नियर का नाम सुना है। उन्होंने अपनी लिखतों में इसे सीधे सीधे धन का दिन यानी डे ऑफ वेल्थ कहा है। उन्होंने लिखा कि भारतीय व्यापारी इस दिन को नए व्यापारिक साल की शुरुआत के लिए बहुत शुभ मानते थे और घरों में खूब दिए जलाते थे। ये दिलचस्प है कि व्यापार और शुभता का पहलू शुरू से ही कितना जुड़ा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ यात्रियों की बातों में नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं ना 17वीं 18वीं सदी के, हाँ। उनमें क्या है, सोने चांदी की मांग अचानक बढ़ जाती थी। ये उनके बिजनेस रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अरे वाह, तो इसका आर्थिक असर तब भी दिखता था। हाँ जी, साफ दिखता था। और फिर ब्रिटिश काल में क्या हुआ? ब्रिटिश काल में तो और भी स्पष्ट प्रमाण है। 19वीं सदी के जो सरकारी गजेटियर्स छपते थे, हाँ, वो जिलों की जानकारी वाले। हाँ, जैसे बॉम्बे गजेटियर्स या बंगाल गजेटियर्स, इनमें बाकायदा धनतेरस का जिक्र मिलता है। और उनमें क्या लिखा है? धातु, खासकर सोना चांदी खरीदना और यमराज के लिए दिया जलाना यानी यमदीपम। तो ये परंपराएं चलती रही? बिल्कुल। और इसी दौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे बड़े लेखक और विचारक हुए। उन्होंने अपने लेखों में बताया कि कैसे व्यापारियों के लिए ये दिन नए बही खाते शुरू करने का एक बहुत महत्वपूर्ण मौका होता है, मतलब एक नई शुरुआत का प्रतीक। ये तो समझ आता है, लेकिन ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे भी धनतेरस की कोई भूमिका थी। हाँ, ये पहलू अक्सर कम लोग जानते हैं। देखिए, जब 1905-1911 के आसपास स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, हाँ, बंगाल विभाजन के खिलाफ। बिल्कुल, तो उस समय जो राष्ट्रवादी नेता थे और जो अखबार थे, उन्होंने धनतेरस का इस्तेमाल किया। लोगों को विदेशी सामान छोड़कर स्वदेशी चीजें जैसे भारत में बने बर्तन, कपड़े, हाथ की बनी चीजें खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया। अच्छा, ये तो गजब है। हाँ, उस समय के बड़े अखबार जैसे केसरी, जिसे तिलक जी निकालते थे, या अमृत बाजार पत्रिका, उनमें ऐसी अपीलें छपती थीं कि धनतेरस पर स्वदेशी खरीदो। और गांधी जी ने भी कुछ कहा? हाँ, गांधी जी ने भी अपने लेखों में, खासकर हरिजन पत्रिका में, दीपावली और धनतेरस जैसे त्योहारों को सादगी, सफाई और आत्मनिर्भरता से जोड़ा। उन्होंने लोगों से कहा कि अपनी जरूरत की चीजें अपने आसपास के कारीगरों से खरीदें। तो ये त्योहार एक तरह से राष्ट्रीय चेतना से भी जुड़ गया था। कमाल है, इतिहास तो वाकई बहुत गहरा है इसका। हाँ जी। तो ये इतिहास की बात। अब अगर आज के जमाने में देखें तो धनतेरस का रूप और महत्व कैसे बदला है? जाहिर है खरीदारी तो आज एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। बिल्कुल, आज के आधुनिक युग में धनतेरस का महत्व कई मायनों में और बढ़ गया है। खासकर अगर हम आर्थिक नजरिए से देखें, ये भारत के सबसे बड़े खरीदारी के दिनों में से एक बन गया है। हाँ, बाजारों में भीड़ देखते ही अंदाजा लग जाता है। सही कहा। पारंपरिक रूप से तो सोना, चांदी, पीतल या स्टील के बर्तन खरीदे जाते हैं, लेकिन अब देखिए, लोग इस दिन गाड़ियां, स्कूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, मतलब बड़ी बड़ी महंगी चीजें खरीदना भी शुभ मानते हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो काफी बढ़ गया है।
और जो बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स हैं जैसे तनिष्क है, कल्याण ज्वेलर्स हैं या फिर Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब के लिए ये साल के सबसे बड़े बिक्री वाले दिनों में से एक होता है। आंकड़े भी होंगे कुछ इसके? हाँ, पिछले साल यानी 2023 के आंकड़े देखें तो धनतेरस पर सोने और चांदी की बिक्री में मतलब पिछले सालों की तुलना में लगभग 20 से 30% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई थी। 20 से 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। क्या ये सिर्फ शुभ मानने की वजह से है या लोग इसे निवेश के तौर पर भी देख रहे हैं? दोनों बातें हैं। देखिए, शुभता का पहलू तो है ही, वो तो हमारी परंपरा में है, लेकिन अब लोग, खासकर जो युवा पीढ़ी है, वो इसे एक निवेश, एक इन्वेस्टमेंट के मौके की तरह भी देख रहे हैं। अच्छा, कैसे? जैसे फिजिकल गोल्ड और सिल्वर तो खरीदते ही हैं, लेकिन अब डिजिटल गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये जो नए जमाने के निवेश के तरीके हैं ना, हाँ, ये भी धनतेरस पर खूब खरीदे जाते हैं क्योंकि खरीदने में आसान है, रखने में सुरक्षित माने जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। और हाँ, वो जो व्यापारी समुदाय है, खासकर मारवाड़ी, जैन और गुजराती समाज, उनमें आज भी इस दिन चोपड़ा पूजन यानी नए बही खातों की पूजा करने की परंपरा पूरी श्रद्धा से निभाई जाती है। अच्छा, वो लाल कपड़े में लिपटी हुई नई खाता बही? जी हाँ, वही। ये उनके लिए नए फाइनेंशियल ईयर की शुभ शुरुआत का प्रतीक है। तो मतलब आर्थिक महत्व तो बहुत है, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ें अब भी मजबूत हैं। हाँ, बिल्कुल मजबूत है। धार्मिक रूप से देखें तो शाम का समय, जिसे प्रदोष काल कहते हैं, मतलब सूरज ढलने के ठीक बाद का जो शुभ मुहूर्त होता है, हाँ, उस समय लक्ष्मी जी, गणेश जी और भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। लोग समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। कौन से मंत्र? जैसे भगवान धन्वंतरी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतर्ये अमृत कलश हस्ताय सर्व आमय विनाशनाय त्रिलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः, या फिर देवी लक्ष्मी के लिए ओम श्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। अच्छा, और वो जो यम दीपम वाली परंपरा है, घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमराज के नाम का एक दिया जलाना, हाँ, वो आज भी कई घरों में निभाई जाती है ताकि परिवार पर कोई संकट ना आए, ऐसी मान्यता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कई जगह। और सरकार ने भी तो इसे एक खास पहचान दी है आयुर्वेद से जोड़कर। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। साल 2016 से भारत सरकार ने धनतेरस के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अच्छा, 2016 से जी, ये भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, उनके सम्मान में है और इसका मकसद है आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना, उसे बढ़ावा देना। तो इस दिन कुछ खास होता है? हाँ, इस दिन देश भर में कई आयुर्वेदिक संस्थान, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र वगैरह मुफ्त हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार आयोजित करते हैं। इससे धनतेरस का वो जो मूल स्वास्थ्य वाला पहलू था ना, हाँ, धन्वंतरी वाला, वो फिर से उभर कर सामने आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और सामाजिक तौर पे देखें तो क्या ये सिर्फ अपने अपने घर में पूजा और खरीदारी तक ही है? नहीं, इसका सामाजिक पहलू भी काफी मजबूत है। ये त्योहार परिवारों और समुदायों को साथ लाता है। लोग मिलकर घरों की साफ सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घरों को दियों से सजाते हैं। एक उत्सव का, एक खुशी का माहौल बनता है। हाँ, वो तो दिखता है। और हाँ, इसमें थोड़ी क्षेत्रीय विविधताएं भी हैं। जैसे आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया था पहले, हाँ, वहाँ कई लोग इस दिन पारंपरिक बर्तन या फिर वो मशहूर कोल्हापुरी चप्पलें खरीदना पसंद करते हैं। गुजरात में धनिया के बीज खरीदने का भी रिवाज है, जिसे शुभ मानते हैं। अच्छा, धनिया के बीज, ये नया सुना। जी, और सिर्फ भारत में ही नहीं, जो भारतीय समुदाय विदेशों में बसा है, वो भी इसे पूरे उत्साह से मनाता है। वे मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं और अपने आसपास की दुकानों से खरीदारी करके इस परंपरा को जीवित रखते हैं। ये अच्छी बात है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। और ये जो डिजिटल युग है, इंटरनेट, मोबाइल, इसका असर धनतेरस पर कैसे पड़ रहा है? असर तो जी बहुत गहरा पड़ रहा है। आप देखिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर धनतेरस सेल अब कितनी आम बात हो गई। हर जगह विज्ञापन दिखते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब कंपनियां हफ्तों पहले से विज्ञापन शुरू कर देती हैं, भारी छूट ऑफर करती हैं। पिछले साल 2024 में तो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने रिकॉर्ड बिक्री की थी धनतेरस के टाइम। अच्छा,
और बड़े ब्रांड्स भी पीछे नहीं है, चाहे वो टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी जैसी कार कंपनियां हों या सैमसंग एलजी जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, सभी धनतेरस के लिए खास विज्ञापन अभियान चलाते हैं, स्पेशल ऑफर्स देते हैं। हाँ वो तो है। और सोशल मीडिया का रोल भी बहुत बढ़ गया है। इंस्टाग्राम, ट्विटर जो अब एक्स है, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब पर आपको पूजा की सही विधि क्या है, शुभ मुहूर्त कौन सा है, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस पर हजारों पोस्ट वीडियो मिल जाएंगे। हाँ, टिप्स और ट्यूटोरियल्स भरे पड़े रहते हैं। बिल्कुल। और ये चीजें कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को भी इन परंपराओं से जोड़े रखने में मदद करती हैं, भले ही उनका तरीका थोड़ा मॉडर्न हो गया हो। एक और चीज जो आजकल देखने में आ रही है वो है स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता। क्या इसका भी असर धनतेरस की खरीदारी पर दिख रहा है? हाँ, और ये एक बहुत अच्छा सकारात्मक बदलाव है। एक तो जैसा हमने कहा, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस घोषित होने के बाद से लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जैसे पतंजलि, डाबर, वैद्यनाथ, इनकी चीजें सेहत के लिए खरीदने लगे हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह। हाँ, और दूसरा, पर्यावरण को लेकर भी चिंता बढ़ी है, तो लोग अब धीरे धीरे प्लास्टिक की जगह मिट्टी के दियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। हाँ, कुछ लोग रिसाइकल्ड धातु मतलब पुनःचक्रित धातु से बने बर्तन या सजावटी सामान खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग ग्रीन गोल्ड या ऐसे गहने खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं जिनके खनन का पर्यावरण पर कम असर पड़ता हो। ये अभी शायद शुरुआती रुझान है, पर महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बदलाव जरूरी भी हैं। अच्छा, अब अगर हम आने वाले साल यानी धनतेरस 2025 की बात करें, ये शनिवार 18 अक्टूबर को पड़ रहा है। वीकेंड पर होने का कुछ खास असर हो सकता है? हाँ बिल्कुल। शनिवार को होने से उम्मीद यही है कि बाजारों में भीड़ और खरीदारी का उत्साह और भी ज्यादा रहेगा। छुट्टी का दिन होगा तो लोग निकलेंगे ज्यादा। हाँ, लोगों को दफ्तर या काम की छुट्टी होगी तो वो आराम से खरीदारी कर पाएंगे, घूम फिर पाएंगे। अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि 2025 में सोने चांदी की बिक्री में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो पिछले साल से भी ज्यादा होगे। अच्छा। और डिजिटल खरीदारी का ट्रेंड तो जाहिर है जारी रहेगा, बल्कि शायद और मजबूत हो। लोग घर बैठे ही इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सोना और कपड़े तक सब कुछ ऑर्डर करना पसंद करेंगे। हाँ, सहूलियत जो है। बिल्कुल। और क्योंकि ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी है, तो स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बिक्री और वेलनेस पर भी खास ध्यान रहेगा। तो वीकेंड होने से इसका असर और बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि धनतेरस सिर्फ एक दिन की खरीदारी का हल्ला गुल्ला नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पौराणिक कथाओं, गहरी ऐतिहासिक जड़ों, स्वास्थ्य और आरोग्य की कामना जो धन्वंतरी और आयुर्वेद से जुड़ी है, समृद्धि की इच्छा, पारिवारिक और सामुदायिक जुड़ाव, और हाँ, आज के जमाने के कॉमर्स का एक अनोखा संगम है। बहुत सही कहा आपने। ये एक ऐसा त्योहार है जिसने हजारों सालों से अपनी प्रासंगिकता, अपनी रेलेवेंस बनाए रखी है और बदलते समय के साथ खुद को ढाला भी है। सही। बिल्कुल। और यहीं पर पता है, एक सोचने वाली बात उभरती है। क्या? कि जिस तरह से ये डिजिटल दुनिया हमारे त्योहारों पर असर डाल रही है, ऑनलाइन पूजा हो रही है, वर्चुअल सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, डिजिटल गोल्ड जैसे निवेश आ गए हैं, तो क्या ये चीजें भविष्य में धनतेरस के मूल पारंपरिक अनुभव को बदल देंगी? क्या टेक्नोलॉजी और बाजारवाद इसके गहरे मतलब को कहीं फीका तो नहीं कर देंगे? ये एक अहम सवाल है वाकई। या फिर शायद सवाल ये नहीं है कि ये बदलेगा या नहीं, बल्कि ये है कि ये कैसे बदलेगा। क्योंकि अगर हम इसकी पूरी यात्रा देखें, हाँ, तो ये त्योहार तो हमेशा से बदलता और अनुकूलित होता आया है। अल-बिरूनी के ज़माने से लेकर मुगलों के दौर से गुजरते हुए, स्वदेशी आंदोलन से जुड़ते हुए और आज के डिजिटल युग तक। बात तो सही है। तो शायद इसकी यही क्षमता, अपने मूल तत्व मतलब स्वास्थ्य, समृद्धि, शुभता, इनको बनाए रखते हुए समकालीन समाज को अपने में समेट लेने की, शायद यही इसकी हजारों साल पुरानी प्रासंगिकता का राज है। इस दिलचस्प विचार के साथ कि कैसे परंपरा और आधुनिकता एक साथ चल सकते हैं और शायद चलते रहेंगे, हम आज की एक गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। जी, सोचिएगा जरूर इस पर।